गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे वेव के लिए वेव मोशन कर रहे थे। उसी वेव मोशन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताऊंगी बेटा जी, फेस डिफरेंस ऑफ टू पार्टिकल्स। अभी आपने किया था, पहले किया था फेस डिफरेंस ऑफ वेव किया था। अब आप करेंगे फेस डिफरेंस ऑफ टू पार्टिकल्स। देखिए एट ए गिवन टाइम देखेंगे फेस डिफरेंस बिटवीन two particles at a given time। दिए गए समय पर जो है फेज डिफरेंस दो पार्टिकल्स के लिए जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। देखिए बेटा, मैंने इस तरह का बेटा एक माना है। ऐसे है, ये इधर ले लीजिए ऐसे। ये मान लीजिए ये आपका कोई पार्टिकल है, ये कर रहा है y1 डिस्प्लेसमेंट। गिवन टाइम देख लीजिए। और ये देखिए, फॉर टू डिफरेंट पार्टिकल्स एट टाइम टी, मैंने दो पार्टिकल माने हैं। फॉर टू डिफरेंट पार्टिकल्स एट ए टाइम टी। ठीक है, दो डिफरेंट पार्टिकल्स ले लिए बेटे मैंने एक टाइम समय टी पर। ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा। मान लीजिए टी1 समय पर तो y1 हो गया, y1 ए साइन ओमेगा बल्कि के x1 ले लीजिए, क्योंकि अब क्या है टू पार्टिकल्स का फेज डिफरेंस लेना है। टू पार्टिकल्स का एक पार्टिकल तो मैंने टी1 पे मान लिया और एक पार्टिकल मैंने नेक्स्ट टाइम पे मान लिया टी2 पे, दैट इज y2। यहाँ पर टी2 है, समझ रही बात को। अब आप ये देखिए, लेकिन आपको ये बता दूं कि जो हमने टाइम माना ना, तो टाइम तो आपको सेम रहेगा एट ए गिवन टाइम दिएगा एक टाइम पे। तो ये डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगी x1, और यहाँ से ये दूसरी डिस्टेंस हो जाएगी x2। बट टाइम जो है बेटा इसमें अब टाइम सेम रहेगा। गिवन टाइम है, ऐसे गिवन टाइम दिया गया समय जो है वो एक रहेगा। देखो बेटा, दो पार्टिकल है तो एक बार x1 पोजीशन पर और दूसरा x2 पोजीशन पे। ये हो जाएगा आपका जो क्या होता है ओमेगा, पहले लीजिए के x1 माइनस ओमेगा टी सेम है, और दूसरे के लिए डिस्टेंस हो जाएगा y2 इज इक्वल टू ए साइन के x2 माइनस ओमेगा टी। समझ रहे बात। इसमें जो आपका अलोंग एक्स एक्सिस है, जो डिस्प्लेसमेंट x1 और x2 है, टाइम सेम रहेगा बेटा जी। ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए है, फॉर फर्स्ट पार्टिकल। और ये है फॉर सेकंड पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट y2 है। समझ रही बात को। मुझे क्या लेना है,
मुझे लेना है फेज डिफरेंस यानी डेल्टा फाइव, दैट इज फाइव वन, दैट इज फाइव टू। मुझे लेना है डेल फाइव यानी फाइव टू माइनस फाइव वन। फाइव टू कितना है बेटा? दैट इज फाइव टू यानी के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, के एक्स वन माइनस ओमेगा टी। सॉरी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया और क्या हो गया, के कॉमन हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन। समझ रहे हो बात? पिछली बार आपने क्या किया था? पिछली बार आपने जो रिलेशन किया था वो क्या था, अभी बताते हैं। ये हो गया आपका, तो एक पार्टिकल के लिए अगर आप दो पार्टिकल के लिए कर रहे हो आप, ये हो जाएगा के डेल्टा एक्स, यानी के को वेव वेक्टर की फॉर्म में लिख दीजिए टू पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाइव इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा के एक्स। देखो बेटा जी ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज दिस? दिस इज फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव। व्हाट इज दिस? phase difference. And what is this? Delta x? Path difference. Path difference of two particles. इधर देख लो, path difference। ठीक है बेटा, तो ये एक रिलेशन हो गया बेटे, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में भी एक रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन डेल्टा फाइव, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, डेल्टा फाइव और डेल्टा एक्स में क्या है, ये एक रिलेशन है। पिछली बार मैंने जो आपको कराया था पिछले लेक्चर में, ये कराया था मैंने आपको डेल्टा फाइव इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी। उसमें मैंने आपको टाइम इंटरवल भी कराया था, और ये हो गया आपका डेल्टा फाइव इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यानी फेज डिफरेंस इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। क्लियर? इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन करा देते हैं बेटे, जो आया है 1996 में आया क्वेश्चन, देखिए इससे रिलेटेड, हटा दें बेटे इसको। देखिए बेटा, क्वेश्चन है 1996 में आया है, दी साउंड वेव, टू साउंड वेव having a phase difference
60 डिग्री। दो साउंड वेव है जो 60 डिग्री का फेज डिफरेंस रखती है, ठीक है। हैव पाथ डिफरेंस ऑफ ए लैम्डा बाय 6, बी लैम्डा बाय 3, सी 2 लैम्डा और डी लैम्डा बाय 2। देख रहे हो बेटा जी, टू साउंड वेव्स है हैविंग ए फेज डिफरेंस 60 डिग्री, हैव पाथ डिफरेंस ऑफ, मतलब हमें क्या चीज निकालना है बेटा, जो दो साउंड वेव्स है वो फेज डिफरेंस तो 60 डिग्री रख रही है, क्या चीज रख रही है, फेज डिफरेंस, यानी डेल्टा पाई है 60 डिग्री, और पाथ डिफरेंस पूछा है यानी डेल्टा एक्स पूछा है। तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा फाई एंड डेल्टा एक्स क्या कौन सा होता है बेटा, डेल्टा एफ फाई इज इक्वल टू, आपको अभी मैंने रिलेशन बताया था 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे मुझे मान दिया, मैंने रख दिया 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स इधर रख लो, ये इधर ले गया, ये इधर ले गया, ये हो गया आपका 60, यानी 60 डिग्री को मैं लिख देती हूँ पाई बाई 3, ठीक है, और पाई बटे 2 पाई नीचे आ गए, पाई से पाई कैंसिल, और ये हो गया लैम्डा बाय 6, आंसर हो गया ए। क्या हो गया बेटा, लैम्डा बाय 6। पाथ डिफरेंस कितना आ गया, लैम्डा बाय 6। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1990 में आया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज 330, इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटे। साउंड की जो वेलोसिटी है एयर में वो कितनी है, 330 मीटर प्रति सेकेंड है, फॉर ए पर्टिकुलर साउंड वेव इन एयर। यहाँ पे लिखिए फॉर ए पर्टिकुलर साउंड वेव इन एयर
a path difference of 40 centimeter a path difference of 40 centimeter is equivalent to phase difference is to phase क्या है 40 सेंटीमीटर इक्वल टू phase difference of 1.6 पाई ठीक है द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज मुझसे पूछा है वेव की फ्रीक्वेंसी ऑप्शन है 165 हर्ट्ज बी है 150 हर्ट्ज सी है 660 हर्ट्ज और डी है 330 हर्ट्ज ठीक है बेटा अब ध्यान से समझेंगे एक बार क्वेश्चन को वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज 330 मीटर प्रति सेकंड जो साउंड वेव्स है उनका जो वेग है वो हवा में कितना है 330 मीटर प्रति फॉर ए पर्टिकुलर साउंड वेव इन एयर ठीक है एक पाथ डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस के एक पाथ डिफरेंस है जो 40 सेंटीमीटर का है वो किसके बराबर है फेज डिफरेंस के बराबर है अच्छा जो हाँ ए फेज डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर का जो पाथ डिफरेंस है पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा एक्स इज इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस यानी डेल्टा पाई किसके 1.6 पाई के बराबर यानी आप कह सकते हो कि डेल्टा फाई ये कितना है फेज डिफरेंस है 1.6 पाई और डेल्टा एक्स किसके बराबर है 40 सेंटीमीटर कहा उन्होंने 40 सेंटीमीटर यानी कि डेल्टा एक्स किसके बराबर हो गया 0.4 मीटर के बराबर क्या रिलेशन होता है आपके पास डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इससे तो लैम्डा निकलेगा और पूछा क्या है हमसे पूछा तो है कि वेव की फ्रीक्वेंसी तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध है लैम्डा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध है v इज इक्वल टू एन लैम्डा या एफ लैम्डा कह दीजिए v भी दिया है 330 v कितना दिया है आपको 330 मीटर प्रति सेकंड और ये आपका हो जाएगा f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले इस रिलेशन से लैम्डा निकाल लो और फिर इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो वेव की क्या निकल जाएगी आप फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी तो निकालिए डेल्टा फाई कितना दिया है आपको 1.1 ये दिया है 1.6 पाई बराबर 2 पाई बटे लैम्डा हमें निकालना ही है डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस कितना दिया है 0.4 सेंटीमीटर हो गया अब क्या है ये पाई से पाई कट गया और लैम्डा इधर चला गया ये कितना हो गया आपका 4 टू द 8.8 अपॉन 1.6 और लैम्डा ऊपर आ गया समझ गई यानी कि पॉइंट से पॉइंट अड़ गया ये हो गया 8 टू द 16 ये 1 अपॉन 2
यानी कितना आ गया 0.5 लैम्डा आ गया। 0.5 क्या आया, लैम्डा की वेलोसिटी, लैम्डा का मान आया। और मुझे क्या चाहिए था बेटा जी, मुझे तो चाहिए थी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी चाहिए मुझे इससे। तो एफ इजिकल टू वी कितना है 330 बटे लैम्डा कितना निकला मेरा 0.5, है ना, यही तो निकला। एक जीरो और बढ़ा लो, काट दो, 5 6 30, यहाँ पर 3 3 30, जीरो की जीरो, 630, 660 हर्ट्ज, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई बेटा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। हो गया क्लियर। चलिए अब आ जाइए वेव की स्पीड ऑन स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग में है वेव बंधी हुई है तो उसका जो है कैसे निकाला जाएगा आपकी स्पीड में। अगर आपकी जो वेव है बेटा, अगर आपकी वेव बंधी हुई है दोनों तरफ से, है ना, तब उसमें अगर स्पीड है तो वो स्पीड आप कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो जो है आपको बताना है, देखना है। देखिए, ये है स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। देखो बेटा जी, ये कि दोनों तरफ से एक स्ट्रिंग है जो बंधी हुई थी, पहले बिना किसी इसमें वेव नहीं थी, लेकिन जब इसमें वेव दिया तो इस तरह से हो गई है और इस तरह से है। और तो यहाँ पर जहां से बंधी है यहाँ पर टेंशन होगी, टेंशन मान लीजिए आपने, मान ली आपने 8 टी, और इधर भी टेंशन होगी बेटा, इस तरफ भी खिंचावट होगी टी। तो स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है बेटे जी v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। क्यू, टी क्या चीज है, टेंशन, ठीक है, टेंशन है ऑफ स्ट्रिंग। और म्यू क्या चीज है बेटा, म्यू है आपका मास पर यूनिट, मास पर यूनिट टाइम। एम क्या, म्यू क्या है, मास पर यूनिट टाइम। देखो बेटे, जैसे ये आपकी कोई स्ट्रिंग है, इधर देख लीजिए अच्छे से, ये इसका मास है एम, ठीक है, और ये एल लेंथ की है, और इसकी जो डेंसिटी है वो है रो, कितनी है, रो। तो हमारे पास मास, मास का वो क्या होता है रिलेशन, मास का क्या होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही होता है ना। मान लीजिए इसकी डेंसिटी तो रो है, रो, वॉल्यूम क्या होगा इसका, अगर इतने का पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर और इंटू एल, पाई इसकी रेडियस मान लीजिए, रेडियल है आर है, पाई स्मॉल ले लो, ये कैपिटल ले लो, पाई यहाँ स्मॉल ले लो, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये वॉल्यूम हो गया इसका। तो मास कितना आ गया बेटे,
पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो। समझ में आई बात? अगर एल को इसको डिवाइड कर तू क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर रो। समझ रहे, ये तो एल है और ये क्या है, रो। मास अपॉन लेंथ यानी मास पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा आपका न्यू। मास पर यूनिट लेंथ पाई आर स्क्वायर रो, दैट इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ। समझ रहे हो आपको, एम अपॉन एल कितना आ गया, यू इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रो। तो यहाँ पे जो म्यू रखा है, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था, तो यही रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी, और म्यू की जगह क्या रख दू, म्यू की जगह क्या रख दू मैं, पाई आर स्क्वायर रो, पाई आर स्क्वायर रो। समझ रही बात को? तो दो रिलेशन हो गए आपके पास वेव के, स्ट्रिंग पे, जो ये स्ट्रिंग है बंधी हुई है, स्ट्रिंग पे जो वेव है बंधी हुई की वेव, उसकी वेलोसिटी का एक तो ये रिलेशन हो गया और दूसरा ये रिलेशन। दोनों ही रिलेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हटा दे, कर लिया। देखिए, जब वेव स्ट्रिंग में होती है तो क्या, देखिए क्या होता है डिपेंड्स, जो वेव की वेलोसिटी है, कब, जब स्ट्रिंग में होती है वेव, तब ये डिपेंड करती है बेटे मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम। याद रखिएगा, स्ट्रिंग जो है कौन से मीडियम की है, पहली बात। दूसरी, इसकी जो वेवलेंथ है वो भी डिपेंड करेगी मीडियम पे। वेवलेंथ ऑफ वेव, वेवलेंथ ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन मीडियम। और तीसरा है, फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड नहीं करती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करती है, अगर सोर्स एक ही है तो फ्रीक्वेंसी जो है सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो डिपेंड करेगी वो करेगी सोर्स पे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। समझ में आई बात? स्ट्रिंग वाले पोर्शन में जो वेव है, वेव की वेलोसिटी है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, लैम्डा भी जो वेवलेंथ है वेव की वो भी मीडियम पे डिपेंड करती है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होती है, एफ डिपेंड्स ऑन सोर्स। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ की वो सोर्स पे डिपेंड करती है, अगर एक ही सोर्स से लाइट आ रही है तो वो सब जगह उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी बेटे। देखिए, अगर एक इस तरह से आपका स्ट्रिंग है, ये बंधा हुआ है, और यहां से ये वेव आ रही है v1 वेलोसिटी से और इससे टकरा रही है, दैट इज v2 से, ये भी वेलोसिटी में है, गति कर रहे हैं। और मैंने ये कहा कि v1 जो है वो बड़ा है v2 से। v1 जो है, अगर ये इससे गति कर रही है, टकरा रही है, तो v1 मैंने कहा बड़ा है v2 से। तो जो आप ये देखिए कि F1 इज ग्रेटर देन, F1 और F2 तो बराबर रहेंगे क्योंकि सेम सोर्स से आ रही है दोनों लाइन। और जो आपकी लैम्डा है, मुझे पता है कि लैम्डा जो है वो, ये फंक्शन होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ तो सेम है, यानी v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा,
यानी लैम्डा क्या है, v पे डिपेंड कर रही है। अगर v1 ग्रेटर है तो लैम्डा 1 भी ग्रेटर होगा, लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। समझ रहे बात? अगर बेटे v1 बड़ा है v2 से, इसकी वेलोसिटी बड़ी है इससे, तो लैम्डा 1 भी इसका बड़ा होगा और इसका छोटा होगा, क्योंकि लैम्डा और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये रिलेशन याद रखिएगा बेटे, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, v इज v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो डिपेंड करती है तरंग दैर्ध्य पे, या तरंग दैर्ध्य डिपेंड करती है वेलोसिटी वेव पे। जिसका v ज्यादा उसकी वेवलेंथ ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वेव की, उसकी वेवलेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी बेटा। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए, ए स्ट्रिंग ऑफ 0.5 क्वेश्चन आया वही 1989 में आया है बेटा। ए स्ट्रिंग ऑफ 5.5 meter length has a mass of 0.035 kg. If the tension in string is 77 Newton, then speed of wave on string is कितनी होगी? ऑप्शन दे रही हूँ, ए 77 मीटर पर सेकेंड, बी 102 मीटर पर सेकेंड, सी 110 मीटर प्रति सेकेंड, और डी 164 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लीजिए। ए स्ट्रिंग ऑफ 5.5 मीटर लेंथ, यानी लेंथ दे रखी है इसकी, हैज ए मास दे रखा है, लेंथ कितनी दी है बेटा? 5.5 मीटर लेंथ, ओके। और मास कितना दिया है? मास दिया है m इज इक्वल टू 0.035 kg। ठीक है, और इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी T दिया है, कितना दिया है? 77 न्यूटन। देन द स्पीड ऑफ वेव, यानी V पूछा है, V वेव का पूछा है, कितना होता है? मेरे पास रिलेशन है बेटा जी, मैंने भी आपको बताया था, अंडर रूट T अपॉन म्यू, T अपॉन म्यू बताया था। और म्यू के लिए भी क्या बताया था? म्यू बताया था मैंने आपको, ए टी मास पर यूनिट लेंथ, m अपॉन एल। तो बस m t का मान कितना है? 77। m कितना दिया है? 0.035, और l कितना दिया है? 5.5 मीटर। ठीक है, अब देख लो फटाफट, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ एक ही है, तो इसे उड़ाएंगे तो 2 जीरो और लग गई, फिर काट दीजिए। यहाँ कितना हो गया आपका? ऐसे हो गया, अब 77 इतना ऊपर चला गया,
5500 नीचे हो गया 35। ठीक है, तो 5 और 5 11 55 जीरो, फिर 7 से कट गया, ये हो गया 7 को 11 बार कर दिया, 7 ये हो 11। तो ये आपका इसके अंदर ही चल रहा है बेटा जी ये सब। और देखो ये हो गया 11 गुना 1100 वर्गमूल, ये 2 11 है तो एक बाहर आ गया और 2 0 का एक जीरो बाहर आ गया, यानी क्या आंसर हो गया 110 मीटर प्रति सेकंड। समझ रहे बात को, क्या निकालना था स्पीड ऑफ वेव वी। क्लियर, क्लियर हुआ बेटे, 110 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई वेव की। और आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। बता दे, कर लिए सबने। देखिए इंटेंसिटी ऑफ वेव, अब हम पढ़ेंगे बेटा इंटेंसिटी ऑफ वेव। क्या होता है इंटेंसिटी, क्या चीज है बेटे, तीव्रता क्या चीज है वेव की, एनर्जी ऑफ वेव passing normally through per unit area is called intensity। फिर से देख लीजिए, मैंने ये कहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया, जो यूनिट एरिया है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। लिख लीजिए अमाउंट ऑफ एनर्जी passing normally amount of energy passing normally through a unit area, unit area, unit time, यूनिट टाइम कह लीजिए या पर सेकंड कह लीजिए, पर सेकंड कह दीजिए, पर सेकंड। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली थ्रू ए यूनिट एरिया पर सेकंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी। जैसे ये देखिए अगर आई से दिखाए तो एनर्जी पर क्या है थ्रू ए यूनिट एरिया, ए दिखा दो और पर सेकंड यानी टी, दैट इज इंटेंसिटी। क्लियर, और इसकी वो क्या हो जाएगी यूनिट एनर्जी की क्या होती है जूल, इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर, टाइम की क्या होती है सेकंड, और जूल प्रति सेकंड क्या होता है वाट, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटे वो होता है आई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। वी इज द वेव वेलोसिटी। लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ए एरिया नो, ये तो इसमें तो एरिया बेटे इंटेंसिटी में, बट जब आप वेव के लिए यूज करेंगे ना, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप वेव के लिए कर रहे हो बेटे, दैट इज कन्वर्ट हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा ए एम्पलीट्यूड में, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव दैट इज मास डेंसिटी की वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव। समझ में आई बात, समझ में आई बेटा? समझ में आ रही बात है? F frequency of wave, A is amplitude of wave, rho is the mass density और V is the velocity of wave। तो इससे रिजल्ट निकलता है कि I is directly proportional to A square। जो इंटेंसिटी है वेव की वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि F क्या है, फ्रीक्वेंसी, वो तो सेम सोर्स के लिए सेम रहेगी, रो भी किसी मास के लिए डेंसिटी, मास डेंसिटी भी सेम रहेगी, वेव वेलोसिटी भी सेम रहेगी। तो ये एम्पलीट्यूड से जो वो देखते हैं वो क्या होता है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन है 1991 में आया है, कराते हैं। रेशो ऑफ इंटेंसिटीज, क्वेश्चन रेशो ऑफ intensities of two waves is 'given by four is to one', then ratio of the amplitude is, या विल बी कह दो इज, भाई ऑप्शन दे रही हूं मैं, ये है द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स भी लिखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज, ऑफ टू वेव्स इज A 2 is to 1, B 1 is to 2, C 4 is to 1 और D 1 is to 4। ठीक है बेटा? रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव इज गिवन, देखो इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है बेटे, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स पूछा हुआ है दो वेव्स का,
यानी मेरे पास ये रिलेशन होता है I1 बटे I2 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। जानते हैं, अभी बताया था मैंने, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पली स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो I1 और I2 कितने दिए हुए हैं? इंटेंसिटीज का जो रेशियो दिया है वो कितना है? वो रेशियो दिया है आपका 4:1, यानी कि 4/1 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। दोनों और का स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 2/1 इज इक्वल टू A1 बटे A2। कौन सा आ गया? फर्स्ट ऑप्शन। A1 बटे A2 कितना आ गया? फर्स्ट। हो गया बेटा? बता दे। देखिए, अब है बेटे इंटेंसिटी विद डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। आर्टिकल है इंटेंसिटी विद डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। देखिए बेटा जी, नंबर वन पॉइंट सोर्स, नंबर टू लीनियर सोर्स। भाई पॉइंट सोर्स तो बल्ब हो गया, लीनियर सोर्स ट्यूब हो गई। देखिए, जैसे ये पॉइंट सोर्स है, इससे वेव चली, तो ये जो है डिस्टेंस डी की किस इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है पॉइंट सोर्स के लिए बेटा? इंटेंसिटी होती है पॉइंट सोर्स के लिए 1/d का स्क्वायर। पॉइंट सोर्स, ठीक है, पॉइंट सोर्स की जो इंटेंसिटी है बेटे वो 1/d का स्क्वायर होती है। ठीक। और जो लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स के लिए इंटेंसिटी जो है वो 1/d होती है। यानी जो उसकी दूरी है, लीनियर सोर्स इस तरह से ट्यूबलाइट से निकलने वाली वेव्स जो है, मान लीजिए ये डी है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो इस डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके लिए? लीनियर सोर्स के लिए। याद रहेगा, पॉइंट सोर्स के लिए I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर एंड लीनियर सोर्स के लिए I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। बता दो बेटा। इसके बाद है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस मतलब मिलना किसका? वेव्स का। देखिए बेटा, दो वेव्स का मिलना ही वो क्या कहलाता है? दो वेव्स का मिलना कहलाता है इंटरफेरेंस। देखिए, ये पॉइंट पी है, एक वेव इधर से आ रही है ऐसे, ठीक है, और एक वेव इधर से आ रही है।
यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटरफेरेंस होगा। मान लीजिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस वेव का है y1, इसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो रहेगा y2। तो भाई इस पॉइंट पे क्या होगा, अब ये जो पॉइंट वाले भाई है ये तो बड़ी दिक्कत में आ गया कि y1 मान लू कि y2 मान लू। तो क्या होगा बेटे, जब दो वेव इस तरह से मिलेंगी तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो लिया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से। देखिए वाई नेट वो होगा आपका नेट, वो होगा y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटीज क्या होंगी, देखिए रिजल्टेंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी इसका क्या होगा, अगर दो आएंगी वेव तो इनकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटीज क्या होंगी। देखिए जैसे ये y1 है आपका, ये हटाई दो बेटा जी बस, हम यहाँ से ही पढ़ाते ऊपर भी हो गया आपका, क्लियर हो गया। ये वाला यहाँ से पढ़ाते हैं हम। ए मेरे यहाँ लिखे रिजल्टेंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। देखो बेटे जो मैं अभी बता रही थी कि एक वेव इस तरफ से आई यहाँ पे और एक वेव इस तरफ से आई, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हुआ, जो नेट हुआ, वो उसका जो एम्पलीट्यूड है और वो इंटेंसिटी है उसमें क्या डिपेंड करती है, कैसे फर्क पड़ता है। देखिए ये आपका y1 मान लिया मैंने, y1 मान लिया a1 साइन ओमेगा t1 प्लस के एक्स, ठीक है। चूंकि मैंने कहा कि दो आ रही है तो उनकी अलग अलग डिस्टेंस भी होगी, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, ठीक है। और जो दूसरी है उसका डिस्टेंस y2 होगा, इसका a2 साइन ओमेगा t2 प्लस के, ये आपका हो जाएगा x2, ठीक है। दो मैंने ये मैंने कॉम्बिनेशन मान लिया सिंपल हार्मोनिक, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन, समझ में, कॉम्बिनेशन ऑफ एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन है ये। इन दोनों को जोड़ दिया y1 प्लस y2, क्या हो जाएगा, ये तो हो गया y नेट, ठीक है। और फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, यानी कि फाइव, यानी इतने माइनस इतने, ओमेगा t2 प्लस के x2 माइनस ओमेगा t1 प्लस के x1, ओमेगा टू फाइव टू माइनस फाइव, ये फेज डिफरेंस हो गया दोनों का। और ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, ए आर का स्क्वायर, दोनों वेक्टर्स जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस
टू A1 A2 cos फाइव। समझ में आई बात? भाई जैसे ये एक है, ये दूसरी रेस है, ये फाइव है, ये A1 है, ये A2 है और ये फाइव है। तो समझ में आ गई? इसका रिजल्टेंट जो है इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर का यहाँ पे होगा, वो ऐसे लिखा जाता है ए रिजल्टेंट का स्क्वायर एमडेड A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस वेक्टर क्वांटिटीज है ये, पढ़ा हुआ है मैथ्स में, A1 A2 कॉस फाइव। ठीक है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया बेटा जी। अब हमें पता है कि आई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे तो आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी लिखा जा सकता है वहां से, आई आर इज इक्वल टू पूरे का पूरा A1 की जगह क्या लिख दूंगी मैं, इधर देखो, जब ये लिख सकती हूँ मैं, मुझे पता है कि ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल आई, तो मैंने ए रिजल्टेंट की जगह आई आर लिख दिया, आई आर का यानी इंटेंसिटी का रिजल्टेंट, और फिर क्या लिखूंगी, I1 का स्क्वायर, ना स्क्वायरिंग तो हटानी है, ए का स्क्वायर आई, यानी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। अच्छा 2 तो बाहर रहेगा क्योंकि मुझे A1 और A2 की जगह मान रखना है, और cos फाइव। देखो क्लियर, A1 इधर देख लो, A1 की जगह मान रखा ना मैंने, तो वो ब्रैकेट, भाई ये देखो A1 इज इक्वल टू अंडर रूट I1 आ जाएगा, और A2 का यहाँ आ जाएगा अंडर रूट I2 और cos फाइव। cos फाइव के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि ये A1 है ना, A1 और A2 है, तो अंडर रूट I1 A1 की जगह और A2 की जगह अंडर रूट I2 लगा। क्लियर हुआ मुझे? ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, आई आर इजिकल टू I1 प्लस I2 इजिकल टू 2 एंड ब्रैकेट पे I1 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। क्लियर? हो गया? क्लियर हो गया बेटे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये सब बता दिया मैंने आपको, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स बता दिया। उसके बाद आइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, और दूसरी तरफ है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव, देखिए ध्यान से बेटे, जो कंस्ट्रक्टिव है वो तो जब दो आपस में सेम फेस की दो वेव एक साथ चलती हैं कंस्ट्रक्टिव होती हैं। आप मतलब उसमें कहीं भी आप अपोजिट नहीं होता, तो वो कंस्ट्रक्ट करेंगी, और जो अपोजिट होती है वो वो होती है आपके डिस्ट्रक्टिव। तो ये देखिए कि उनके बीच में जो फाई है, ये देखिए आप, जो आपकी कंस्ट्रक्टिव होती है ना, उसके लिए ये ध्यान रखिएगा, जो कंस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं उनके लिए एक तो इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि वो मिल जाती है, ठीक है, मिलने के बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी देंगी। और एम्पलीट्यूड जो है आपका, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी कैसे देंगे, मैक्सिमम देगा वो, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो कितना देगा आपको, मैक्सिमम कितना आएगा, ए आर रिजल्टेंट का जरा निकाल लीजिए, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और मैंने बोला था cos फाइव। ठीक, अब ये देख लीजिए आपको कि अगर दो कंस्ट्रक्टिव है
तो उनके पेज का जो फाई है बेटा, कंस्ट्रक्टिव मतलब सेम एंगल से चलेंगी, वो सेम फेस, उसमें कोई फेस डिफरेंस ही नहीं होगा, सेम फेस से चलेंगी। यानी फाई कितना होगा, 0 होगा। कॉस 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स मतलब वहां पर कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है कॉस फाई इज इक्वल टू 1, यानी फाई इज इक्वल टू 0 होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता फेस में। तो जब ये 1 हो जाएगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटे, ए आर का रिजल्टेंट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2। ठीक है। और जो फाई होता है बेटे कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना होता है, कंस्ट्रक्टिव के लिए 0, इवन नंबर्स 2 पाई, फिर 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सब के सब जो फेस डिफरेंस है ये कंस्ट्रक्टिव के लिए। और जो आपका फाई होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए वो होता है 2n पाई x, 2n पाई x। एन आपको बता ही दिया मैंने, 0 2 4 6 8 ना। इस वाले के लिए बेटा जी ये तो फाई के लिए था, जो मैंने आपको ये बताया यहाँ पर जो होता है ये एन सभी टीचर्स के लिए है, 0 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है। और इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, मुझे पता है कि फेस डिफरेंस कितना होता है। और एक मिनट इतना यहाँ आ जाइए जरा डिस्ट्रक्टिव में, जहां पर कि फेस उनके अलग अलग होते हैं बेटे, उनमें डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपका आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम। एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट मिनिमम, क्योंकि वो तो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, एक का मुंह उस तरफ और एक का मुंह उस तरफ, तो रिजल्टेंट क्या होगा, मिनिमम ही होगा। कॉस फाइव मिनिमम इज इक्वल टू -1, यानी 180 के एंगल पे, यानी कि फाई कितना होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एक्सेट्रा। और फाई हो जाएगा ये 2n-1 पाई। समझ में आई बेटा जी। अब आइए, दोनों का क्लियर हो गया। फेस है, जो फेस है कंस्ट्रक्टिव का कितना फेस होता है और डिस्ट्रक्टिव का कितना फेस हो सकता है। अब आ जाइए आप पाथ डिफरेंस दोनों का, हो गया। पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स, ओ सॉरी डेल्टा फाइव इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है। के होता है आपका 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स डेल्टा फाइव, और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा बेटा जी, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाइव। दैट इज द पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डेल्टा एक्स जो है वो आपका कितना हो सकता है, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एक्सेट्रा। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस। और डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस, जब एक का मुंह उधर और दूसरी का मुंह इधर होगा तो वो हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाइव। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा/2, 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2, 7 लैम्डा/2। और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर 2n-1
इंटू लैम्डा बाय 2, यानी n का मान 1 2 3 एंड सो ऑन। दोनों का फिर पाथ डिफरेंस पता चल गया आपको बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। चलिए नेक्स्ट करिए फटाफट। ये देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। देखिए बेटा ध्यान से, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज देख लीजिए। रिफ्लेक्शन जब होता है तब रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, देखिए वेलोसिटी यानी v, फ्रीक्वेंसी यानी आपका f हो गई, और फिर है वेवलेंथ। जब रिफ्लेक्शन होता है बेटे वेव का, वेव का जब रिफ्लेक्शन होता है तो वेलोसिटी बेटे सेम रहती है मीडियम में, सेम, ठीक है, सेम मीडियम के लिए सेम रहती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो मीडियम सेम ही रहेगा बेटे, सेम मीडियम सेम। फिर फ्रीक्वेंसी भी दोनों में सेम रहती है रिफ्लेक्शन में, और वेवलेंथ भी दोनों में सेम रहती है। लेकिन ट्रांसमिशन में जब आते हैं बेटे तो आपकी जो वेलोसिटी है क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तब ट्रांसमिशन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो उसमें जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है वेव की, ठीक, और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है क्योंकि वो तो सेम सोर्स से आ रही है, सेम सोर्स पर डिपेंड करती है, लाइट जहां जोन से सोर्स से आ रही है वो तो फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की है, और जो वेवलेंथ है वो भी चेंज हो जाती है बेटे, ठीक है। क्लियर। प्रॉपर्टीज वेलोसिटी रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम के सेम रहती है, लेकिन ट्रांसमिशन यानी रिफ्रैक्शन के में जब माध्यम ही चेंज हो जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ट्रांसमिशन होगा, तब उस समय वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहती है क्योंकि वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करती, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स वो जिससे लाइट आ रही है, लाइट अगर एक ही सोर्स से आ रही है तो दोनों माध्यमों के लिए फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, और इसी तरह से वेवलेंथ दोनों में, वेवलेंथ रिफ्लेक्शन में सेम रहेगी क्योंकि एक ही माध्यम है, लेकिन ट्रांसमिशन के लिए वो चेंज हो जाएगी क्योंकि ये भी डिपेंड करती है माध्यम मीडियम पे।
अगला लिखिए। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन सबसे पहले आ रही है फेज डिफरेंस पे। फेज डिफरेंस कितना होता है बेटा? डेल्टा फाई। तो ये देख लो कि जब इस तरह से कोई किरण आती है, यहाँ टकराती है, रिफ्लेक्शन में बता रही हूँ, यहाँ से चमकदार कितने जल से रिफ्लेक्ट होती है वेव, अगर वापस हो जाती है बिल्कुल, तो क्या होगा कि इस तरह से होगी बेटा, देख लीजिए जरा, वापस होगी तो इस तरह से हो जाएगा, आई इस तरह से और गई इस तरह से, और रिफ्लेक्ट इस तरह से हुई बेटे। ये आपका इधर रेयर है हवा, और ये डेंस मीडियम ले लो, बस ये तो उधर है, ये रिफ्लेक्शन में इस तरह से है भाई, ऐसे आ रही थी, समझ रहे, और ऐसे चलेगी, तो अपोजिट चलेगी, 180 के एंगल कितना बना इसके बीच में और इसके बीच में 180 का, यानी पाई इज इक्वल टू पाई डेल्टा फाई। जो इसका फेज डिफरेंस है वो कितना हो गया 180। देखिए अगर इस तरह से कोई आ रही है वेव और यहाँ पर लूज बंधी हुई है, और यहाँ पर ये मीडियम है डेंस, और ये है रेयर, तो ये जब वापस जाती है ना बेटा, तो ये उसी तरीके से वापस चली जाती है, इसमें ये इसका जब ऐसे किया और ये लूज है, तो वो उसी तरह से नीचे आ जाएगी, मतलब नीचे ये नीचे हो गई, लेकिन आए उसका जो तरंग है वो उसी रूप में ही आएगी जैसे गई थी, उसको अब चेंज नहीं हुआ, पहले तो जिस जैसे तरंग गई थी उसके उल्टा वापस जो है उसके रिफ्लेक्शन में उसके उल्टे आई, लेकिन अब जिस रूप में गई थी उसी रूप में वापस आ गई, यानी फाई का जो डेल फाई है जो फेस है वो जीरो, उसमें डिफरेंस नहीं है, फेस में डिफरेंस नहीं आया, जैसे गई थी वेव, जिस एंगल से गई थी उसी एंगल से वो वापस आ गई फ्री एंड में। ये तो आपका फिक्स एंड था, ये फ्री एंड है, ये फ्री एंड में, ठीक है, समझ रहे बात को, ये गई थी और ये वापस आई है। अब इसमें केस बैठते हैं, केस फर्स्ट, पहले रेयर टू डेंसर, यहां लिख रही हूं मैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, रेयर टू डेंसर, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है वेव, तो मान लीजिए पहले विरल माध्यम में तो वाई आई, ए आई, और साइन ओमेगा, के मान लीजिए पहले के एक्स माइनस ओमेगा टी मान लिया, और रेयर माध्यम में ये देख लीजिए पहले,
पहले मैं आपको समझा दूं कि ये इस तरह से आई। एक एक ये देखिए, एक इस तरह से आई बेटे वेव। इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इधर आ रही है, और ये रेयर है हवा से, ये कांच है डेंस, यहाँ से इस पे गई टकराई। ठीक है, फिर आपके देखिए ये आपका है किसका केस, ट्रांसमिशन का, रिफ्रैक्शन का। ये था रिफ्लेक्शन का, दोनों केस। ये केस किसके हैं, ट्रांसमिशन के। रिफ्रैक्शन जब आई और कांच की गुटके से टकराई, समझ में आई बात बेटा जी? तो पहले तो आपने जो है ये लिख दिया वाई आई, और फिर आपने लिखा रेयर का। ये देखो बेटा, ये इस तरह से ये वापसी हुई, कुछ हिस्सा इसका वापसी हो गया इस तरफ से, जैसे टकराया था कुछ हिस्सा तो वापसी हो गया, और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो गया। कुछ हिस्सा बेटा वापसी हो गया और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो गया इससे, कांच के माध्यम से। ये आने वाले का वाई इंसिडेंस का, और फिर वाई रेयर जो ये रिफ्लेक्ट हुआ, जो वापसी हुई, वो कितना हुआ, माइनस AR। बताओ माइनस क्यों आया? क्योंकि इसका देखो बेटा, जो गया तो ऐसे था, मतलब ऐसे ऊपर ऐसे गया था ना, और आया कैसे, उल्टा होकर के, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा है, -AR साइन, और बेटा जी KX, और बीच में माइनस की जगह क्या लगेगा, प्लस, क्योंकि अब पहले पॉजिटिव में चल रही थी, अब नेगेटिव में चल रही है। और फिर वाई ट्रांसमिट का, जो ट्रांसमिट हुई है उसका क्या बनेगा, AR साइन KX -ओमेगा t, क्योंकि ये इसी तरह चल रही है प्लस में। समझ में आई बात? ये तीनों इक्वेशन किसकी है, ट्रांसमिशन यानी रिफ्रैक्शन की। और अब केस सेकंड, ये केस फर्स्ट था, ये इधर आ जाओ केस सेकंड में। अब केस सेकंड क्या है बेटा जी, जब कांच से हवा में जाएगी, कांच से हवा में जाएगी तो क्या होगा बेटा, डेंस से डेंस टू रेयर, डेंस टू रेयर, ये देख लीजिए इस तरह से चला, ये आया, अब डेंस से आ रहा है बेटा जी, तो देखिए वाई आई इंसिडेंस, ए आई, ये ए आई है मान लीजिए, ये इधर आ रहा है, ये AT है, देखिए AI साइन के, इधर चल रहा है ना, KX -ओमेगा t, और फिर जब मैंने टकराया ये से वापसी आया। अब चूंकि डेंस टू रेयर हो रहा है, डेंस टू रेयर हो रहा है, तो देखिए बेटा ये मुड़ेगा नहीं, अब वापसी जो है ये रेयर, दैट इज, और एटी ट्रांसमिटेड, इधर ये देखिए, ये इक्वेशन बनेगी y t इज इक्वल टू, पहले रिफ्रैक्टेड की मान लीजिए, रिफ्रैक्टेड की AR
साइन ए एक्स प्लस ओमेगा टी। ये क्यों? क्योंकि अब इस तरफ रिफ्रैक्टेड जो है वो किधर जा रही है? इधर। रिफ्रैक्टेड इधर जा रही है। समझ में आ रही बात? और ट्रांसमिटेड वाली ये अब सघन माध्यम है, और ये तो सघन माध्यम है, ये रहेगी। ये डेंस है, ये डेंस है बेटा, और ये रहेगी। समझ गए? डेंस माध्यम से एयर में गई तो कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो गया हवा में, और कुछ वापसी हो गया रिफ्लेक्टेड कांच में। जो रिफ्लेक्टेड हुआ वो तो ये आगे उल्टा जाने के कारण चिन्ह हो गया। ये आने वाली थी, ये वाली ए आई, और जो रिफ्लेक्ट जो ट्रांसमिट हो गई हवा में उसके लिए क्या लिखेंगे? जो उसे उधर चली गई ये लिखेंगे आपका ए टी साइन ए एक्स माइनस ओमेगा सी। समझ जाए बात बेटे? अब डेंसिटी रेयर माध्यम में वो गई। ये तीनों इक्वेशन है। ये देखो बेटे, दूसरा जो केस है वो है डेंस से रेयर माध्यम, यानी सघन माध्यम से विरल, यानी कांच से हवा। जब कांच से हवा में जब वेव जाती है तो कुछ तो ट्रांसमिट हो गई, कुछ वापस चली गई कांच में। ये देखो, जो रिफ्रैक्टेड हो गई, बेटा वो ए आर, जो ट्रांसमिटेड हो गई वो ए टी। इनके लिए तीन इक्वेशन बन गई है ट्रांसमिशन के लिए बेटा। ठीक। और इनका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा? ये हटा दो बेटे जी। हो गया, नोट करें। रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड। भी देख लीजिए, अगर इस तरह से आ रही है कोई वी वन वेलोसिटी से कोई वेव आ रही है और टकरा रही है इस पे, और यहाँ इसके अंदर जो गई वो v2 वेलोसिटी है उसकी, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा बेटा जी ए आर, वो होगा आपका v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2, और पूरे के ब्रैकेट ए आई, इंसिडेंट जो इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड। ये रिजल्टेंट है बेटा जी। ये दैट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। और रिफ्लेक्टेड का, रिफ्लेक्टेड वेव है उसका रिजल्टेंट वो है एम्पलीट्यूड। अब आइए ट्रांसमिटेड वेव, रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड, और ये है ए ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड है 2v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर? ओके, क्लियर हो गया बेटे? चलिए, फिर है बेटा जी स्टैंडिंग वेव।
और स्टेशनरी वेव। ये किसे कहते हैं बेटा, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव? व्हेन टू हार्मोनिक वेव्स of equal frequency and equal amplitude traveling in opposite direction superimpose each other, standing waves are formed. When, लिख लीजिए, when two harmonics waves of equal frequency and equal amplitude traveling in opposite directions superimpose each other standing waves are formed. आर फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, स्टैंडिंग वेव्स जो है वो बनती हैं। समझ में आई बात? स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म्ड हो जाती हैं। इस तरह से देखिए, ए ऐसे आ रही है कोई, और इस तरफ से आ रही है y1, और ये आ रही है इस तरह से, और ये आ रही है y2। तो क्या होगा बेटा जी, दोनों की दोनों सुपर इम्पोज करेंगी, ट्रेवलिंग कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनकी जो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव बेटा जी, y1 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और y2 ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। दोनों का नेट क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज करेगा तो y नेट, यानी y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों का इम्पोज हो जाएगा जब, तो ये हो जाएगा बेटा, ए कॉमन ले लिया, ये ऐसे हो जाएगा बेटा जी, साइन ध्यान से देखेंगे, ये एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। देखिए बेटे क्या बन गया, ये साइन सी प्लस साइन डी। जब मैथ्स में ऐसे बनता है साइन सी प्लस साइन डी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c plus d/2 एंड cos c minus d/2। समझ में आई बात? यहाँ से हटा रही बेटा, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, या यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ से हटा के बेटा, यहाँ से देखिए हटा देती हूँ, यहाँ पे यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, वहां से ये फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी का, 2 sin c+d/2 और साइन, सॉरी कॉस c-d/2। तो ये तो c हो गया बेटा पूरा, और ये d हो गया, एक बार जोड़ के बटे दो, एक बार घटा के बटे दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 2a साइन
दोनों को जोड़ देंगे तो वो जुड़ जाएगा के एक्स और के एक्स जुड़ जाएगा, ओमेगा टी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 के एक्स/2 और वो हो जाएगा कॉस माइनस ओमेगा टी। वहां के एक्स कट गया और 2 भी कट गया, ये और अगर 2 से 2 कट गया, ये इस तरह का फॉर्म हो गई बेटा जी। 2a साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये आपकी स्टैंडिंग वो आ गई फॉर्म, ठीक है। समझ में आई बात? इस तरह की जो इक्वेशन है वो इस बेटे ये देखो, इसमें जो ये फेस है वो के एक्स और ओमेगा टी आया, और के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी नहीं आता, नो। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव में इस तरह का फेस नहीं आता। इसमें क्या आता है, एक फंक्शन के एक्स का आता है और एक फंक्शन के एक्स का और एक कॉस जो है दूसरा ओमेगा टी का आता है, इकट्ठा नहीं आता। जहां इकट्ठा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और जहां पर ये अलग अलग आता है वो स्टेशनरी वेव है। कौन सी वेव है? स्टेशनरी वेव। तो इसी के साथ बेटा जो आपका वेव ऑसिलेशन था, जो वेव का मैटर था, जितना मटेरियल था वो मैंने आपको अच्छे तरह से कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया बेटा आपको। तो आप अगर इसे अच्छे से करेंगे पढ़ेंगे तो आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड वो आप क्रैक करेंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू। ये लेसन पूरा हो गया आपका बेटा। ओके, थैंक यू।